अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है। ट्रांसलेशन कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है वो मैंने बता दिया था आपको कि भाई 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, लेकिन 3rd स्टेप होती है उसमें भी 3 प्रोसेस चलती हैं, प्रारंभ, दीर्घीकरण और समापन। आज अपन इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। 3rd स्टेप थी वो कितने चरणों में कंप्लीट होती है, प्रारंभ, 2nd है दीर्घीकरण और 3rd है समापन। देखो इससे पहले अपन ने बात कर ली थी 2 स्टेप के बारे में। कितनी स्टेप के बारे में बात कर ली थी अपन ने, 2 स्टेप के बारे में। 2 स्टेप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में समान चलती हैं, यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है दोनों में 1st स्टेप और 2nd स्टेप समान होती है। और जैसे 3rd प्रोसेस होती है यानी 3rd स्टेप होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यानी जो 3rd स्टेप होती है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंट होती है। सबसे पहले अपन जैसे ही पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होगा तो एक पॉलीपेप्टाइड का निर्माण तो होगा नहीं, अपन को तीनों स्टेप में बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्डों का निर्माण होगा। इसलिए इस 3rd स्टेप का नाम क्या रख दिया, मल्टीपेप्टाइड यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण, एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्डों का निर्माण करना। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारंभ। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रारंभ। प्रारंभ कहाँ से होता है, यहाँ तक इससे पहले अपन बात ही कर रहे थे भाई इसमें ये होता है इसमें ये होता है, 2 प्रोसेस पहले लागू होती हैं। अभी यहाँ अपन बात करते हैं कि जो मैसेंजर आरएनए होता है, प्रारंभ करने के लिए जो मैसेंजर आरएनए होता है, तो मैसेंजर आरएनए होता है, यह है मैसेंजर आरएनए। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस पढ़ रहे हैं अपन, प्रारंभ। एमआरएनए होता है, एमआरएनए पर कोडोन होते हैं, AUG, CUG, GUG, CCA, CAG, ये 64 कोडोन होते हैं। कितने कोडोन होते हैं, 64। वैसे 3 उसमें जो होते हैं कोडोन उनको निकाल करके, समापन कोडोन को निकाल करके अपन के पास बचते हैं 61 कोडोन। तो 2 नाम सुना होगा आपने, समापन कोडोन और प्रारंभ कोडोन। प्रारंभ कोडोन और समापन कोडोन। प्रारंभ का अर्थ क्या होता है, ऐसे कोडोन जहाँ से प्रोटीन का निर्माण की प्रोसेस स्टार्ट होती है। प्रारंभ कोडोन किसे कहते हैं, ऐसी प्रोसेस जहाँ से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन निर्माण करना है तो प्रारंभ कोडोन की आवश्यकता होती है। उसके बाद लास्ट वाले छोर पे, लास्ट वाले एमआर के जो लास्ट वाला सिरा होता है यानी 3 एंड, कौन सा एंड, 3 एंड, इस लास्ट वाले एंड के ऊपर समापन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। समापन कोडोन होते हैं UAG, UUA। लेकिन अपन को तो देखना है 1 या 2 समापन कोडोन या 1 या 2 प्रारंभ कोडोन अपन को देखना है। जहाँ पे इन कोडोनों की बात की जाए, इनकी पोजीशन की बात की जाए, तो इनकी पोजीशन क्या होती है एमआरएनए में, प्रारंभ कोडोन की यानी आरंभिक कोडोन की पोजीशन होती है एमआरएनए के ऊपर स्टार्ट में होती है, यानी एमआरएनए के 5 एंड सिरे पर प्रारंभ कोडोन प्रेजेंट होते हैं, जबकि 3 एंड होता है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं समापन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। प्रारंभ से लेके समापन यानी जो 3rd स्टेप थी आपकी 3 चरणों में पूरी होती है, प्रारंभ, दीर्घीकरण और समापन। तो प्रारंभ हो रही है वो तो 1st स्टेप आ गई। उसके बाद है जो बीच में जो वृद्धि कर रहा है वो किस में आ जाएगा, दीर्घीकरण में आ जाएगा। और फिर लास्ट वाला सिरा है वो किस में आ जाएगा, समापन। यानी प्रारंभ और समापन, प्रारंभ और समापन के बीच में जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं दीर्घीकरण।
क्या बोलते हैं उसको? दीर्घीकरण बोलते हैं। अपन इनकी बात करते हैं सबसे पहले इस प्रोसेस को। वहाँ से तो अपन ने वो यही पता चला है कि दोनों स्टेप से कि जो एमिनो एसिड होता है वो निष्क्रिय होता है, कैसे अपन ने एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद वो किसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है। दोनों स्टेप में अपने यही पढ़ा है। पहले स्टेप में तो अपन ने एमिनो एसिड को एक्टिव कर लिया। सेकेंड स्टेप में क्या पढ़ा? जो एक्टिव था एमिनो एसिड उसको टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र करवा दिया, और टीआरएनए के ऊपर ट्रांसफ़र करवाया, उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। उसके बाद थर्ड स्टेप स्टार्ट होती है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण। इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण ही 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एमआरएनए पर 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। प्रारंभ, दीर्घीकरण और समापन। प्रारंभ हो गया 5 एंड भाग, जबकि समापन हो गया 3 एंड की तरफ। यानी एक एमआरएनए के 2 ही छोर होते हैं, एक प्राथमिक और अंतिम। और जो प्राथमिक और अंतिम में जो बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं दीर्घीकरण। दीर्घीकरण का अर्थ क्या होता है? यानी वो अपनी संख्या बढ़ाता है। यानी पेप्टाइड की एक बॉन्ड था प्रारंभ में, तो उससे 2, 3, 4 बॉन्ड बनाएगा, और 3, 4 बॉन्ड बना लेगा पेप्टाइड बॉन्ड, उसको ही क्या बोलते हैं? मल्टी पेप्टाइड बॉन्ड। एक इनकी एक सीमा होती है पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद। अगर उसमें एक निश्चित सीमा होती है, यहाँ तक पेप्टाइड बॉन्ड बन गए, तो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते बनाते वो लास्ट वाले सिरे पे पहुँच जाते हैं। एक कंडीशन ये होती है, जैसे वो लास्ट वाले सिरे पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर क्या मिल जाते हैं? समापन कोडोन मिल जाते हैं। समापन कोडोन मिल जाएंगे तो इसके अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं और पेप्टाइड से जो प्रोटीन बनी है वो समापन कोडोन से गुजरती हुई, यानी समापन कोडोन से गुजरती हुई वहाँ से निकल जाती है बाहर। क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है। जैसे ही बाहर निकलेगी तो ये पूरी प्रोसेस है, जितने भी इसमें भाग काम में ले रहे थे वो पूरे अलग अलग हो जाते हैं। जैसे एमआरएनए अलग हो गया, इतनी प्रोटीन बनी है वो अलग हो गई, उसमें इतने पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रारंभ। तो सबसे पहले एमआरएनए होता है, उसके ऊपर कोडोन प्रेजेंट होते हैं एयूजी। सब जानते हैं एयूजी क्या है? प्रारंभ कोडोन है। अब इस एयूजी के ऊपर सबसे पहले राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जुड़ती है। कौन सी यूनिट जुड़ती है? राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जुड़ती है। तो अपन ने बात करते हैं, अगर प्रोकैरियोटिक है तो प्रोकैरियोटिक में कितने राइबोसोम होते हैं? 80S। और इसको तोड़ते हैं तो एक तो हो जाती है 60S की यूनिट, एक हो जाती है 40S की यूनिट हो जाती है। इसी प्रकार अपन यूकैरियोटिक की है ये। इसी प्रकार अपन प्रोकैरियोटिक की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में होता है 70S। प्रोकैरियोटिक में कितना होता है? 70S होता है। 70S की यूनिट टूटती है 50S प्लस 30S सब यूनिट। यानी यूकैरियोटिक में होती है यूनिट राइबोसोम की 80S होती है, प्रोकैरियोटिक में होती है 70S। 80S यूनिट टूटती है 60 में और 40 में। इसी प्रकार 70 टूटती है तो 50 और 30। यहाँ पे अपन बात करते हैं दोनों की, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक की ले लो चाहे यूकैरियोटिक की ले लो, अपन को लेनी कौन सी यूनिट है? छोटी वाली यूनिट लेनी है। या तो 40 लेंगे या 30 लेंगे। अगर ट्रांसलेशन आपका बुक में दे रखा है कि प्रोकैरियोटिक के बारे में समझाइए तो आप कौन सी यूनिट लोगी? 30S वाली। अगर यूकैरियोटिक का पूछा है तो 40S वाली लेनी है। देखो यही सिंपल प्रोसेस होगी इनकी, लेकिन आपको ये जो शब्द है ना वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को देखकर काम में लेना है। अगर प्रोकैरियोटिक आता है तो अपन को ये शब्द काम में लेना है, अगर यूकैरियोटिक का है तो ये शब्द अपन को काम में लेना है। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले जो मैसेंजर आरएनए है उसके ऊपर ये कोडोन होते हैं, प्रारंभ कोडोन, उनको पहचान कर ये स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम की यहाँ पे जुड़ जाती है। कहाँ पे?
इस AUG कोडोन पे आकर जुड़ जाती है। अब समापन होता है तो इसके बाद पहले कौन सी यूनिट जुड़ती है? छोटी वाली यूनिट जुड़ती है। छोटी वाली के ऊपर जुड़ जाती है बड़ी यूनिट जुड़ जाती है। कौन सी यूनिट जुड़ जाती है? बड़ी वाली यूनिट जुड़ जाती है, यानी 60S या 50S। ठीक है, तो पहले आपको ऑनलाइन चल रही ना क्लास, ऑनलाइन में वैसे ही सुन लो ना, ऑनलाइन में वैसे आवाज़ चली जाएगी आपकी। चली जाएगी? हो फिर आप क्यों ले रहे हो? मेरे तो रिकॉर्डिंग क्लास है। रिकॉर्डिंग है ये तो मेरी। तो इसमें क्या होती है, अपन को बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले अपन को स्मॉल सब यूनिट के ऊपर किस यूनिट को जोड़ना है? लार्ज सब यूनिट को जोड़ना है। लेकिन 1 नंबर के क्वेश्चन में या छोटे वाले क्वेश्चन में ये पूछता, अगर ट्रांसलेशन होता है तो मैसेंजर RNA होता है, उसके ऊपर जो AU कोडोन होता है, AUG जो कोडोन होता है, उसके ऊपर सबसे पहले कौन सी यूनिट जुड़ती है? राइबोसोम की। यानी कहने का मतलब ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उसमें राइबोसोम की कौन सी यूनिट पहले काम में आती है? तो कौन सी यूनिट पहले काम में आती है? छोटी वाली यूनिट, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो। उसके बाद है स्मॉल यूनिट जुड़ती है। ठीक है, उसके बाद अब इस स्मॉल सभी यूनिट है, इसके अंदर 2 साइट प्रेजेंट होती हैं। कितनी साइट प्रेजेंट होती हैं? 2। एक तो होती है एक साइड A साइड और एक होती है P साइड। कितनी साइट प्रेजेंट होती हैं? 2। एक तो होती है A साइड, एक होती है P साइड। अब A साइड और P साइड हैं, इनसे ही वो एमिनो एसिड, सक्रिय एमिनो एसिड थे जो tRNA के ऊपर ट्रांसफर हुए थे, इन साइटों के अंदर आएंगे। फिर उसके बाद इनका दीर्घीकरण हो जाएगा, यानी ये प्रोसेस प्रारंभ में यहाँ थी, फिर यहाँ चलेगी, फिर यहाँ चलेगी, फिर लास्ट वाले छोर पे पहुँचेगी, यानी इसका छोर यह है 3 एंड। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है, ये बड़ी वाली यूनिट है, छोटी वाली यूनिट से जुड़ती है। ये छोटी वाली यूनिट के ऊपर जैसे ही बड़ी यूनिट आती है तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक में 3 फैक्टर की आवश्यकता होती है। प्रोकैरियोटिक में कितने फैक्टर की आवश्यकता होती है? 3 फैक्टरों की आवश्यकता होती है। फैक्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड, इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। इसी प्रकार यहाँ पर यूकैरियोटिक होता है, उसमें भी 3 कारकों की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से ये लार्ज सभी यूनिट है वो स्मॉल सभी यूनिट पर जुड़ती है। यूकैरियोटिक ई का मतलब क्या होता है? यूकैरियोटिक। आई का मतलब क्या होता है? इनिशिएशन। एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर। इसी प्रकार सेकंड फैक्टर, इसी प्रकार थर्ड फैक्टर। ये आपको डिफरेंट याद रखना है। अगर यहाँ पे AUG कोडोन है तो प्रारंभ करने के लिए कौन सा एमिनो एसिड भी आवश्यकता होता है? अगर कोडोन ही है तो यहाँ पर प्रारंभ कोडोन हो गया। तो एमिनो एसिड का निर्माण करने के लिए, यानी प्रोटीन का निर्माण करने के लिए सबसे पहले कौन से एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है? सबसे पहले एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, प्रोकैरियोटिक में होता है मिथाइल, मिथाइल होता है, और यूकैरियोटिक में होता है फॉर्मिल मिथाइल, फॉर्मिल मिथाइल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
या आपकी समापन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। यानी इतनी चीज़ों के बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में समापन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। और दीर्घीकरण में क्या होता है, ये स्टेप यहाँ से चल करके यहाँ आ जाएगी, फिर यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी, ये स्टेप ही उसके बाद हो जाएगी लास्ट वाले सिरे पर ये पहुँच जाएगी। और लास्ट वाले सिरे पे ये पहुँच जाएगी, उसके बाद वहाँ से ये पूरी चीज़ें इसके अंदर जो एमिनो एसिड बना है, ये लार्ज और स्मॉल सब यूनिट mRNA सब क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में, एक बार मैं दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहले अपन देखेंगे कि ट्रांसलेशन, देखो ये मेजर क्वेश्चन आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में, आपको ये याद करना ही है। सबसे पहले अपन बात करते हैं, एक बार फिर से रिवीजन, ट्रांसलेशन की प्रोसेस और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में समान होती है। फर्स्ट और सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको इतना ही रखना है याद कि जो फर्स्ट स्टेप होती है, जो एमिनो एसिड होते हैं वहाँ पर निष्क्रिय होते हैं। वो किस में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, इसलिए वो क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उसको जैसे ही एटीपी मिल जाती है तो वो फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। सक्रिय होने के बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट होती है। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो सक्रिय हुई एमिनो एसिड हैं उसको टीआरएनए पर ट्रांसफ़र करवाना। अब टीआरएनए के ऊपर वो सक्रिय एमिनो एसिड क्या हो गए, ट्रांसफ़र हो गए। अब ट्रांसफ़र होने के बाद तीसरी स्टेप स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं पेप्टाइड, यानी मल्टी पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। थर्ड स्टेप यह है मल्टी पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण। मल्टी का अर्थ क्या होता है, बहुत। तो यहाँ पे बहुत का निर्माण एक साथ तो हो नहीं सकता, तो बहुत का यानी मल्टी पेप्टाइड का निर्माण होता है 3 चरणों में, प्रारंभ और दीर्घीकरण और समापन। अगर प्रारंभ हो जाती है प्रोसेस तो वो आगे चलती है और वो लास्ट वाले सिरे पे पहुंच जाती है। तो mRNA है, सबसे पहले उसके 2 छोर होते हैं, प्रारंभ और लास्ट वाला समापन। प्रारंभ और अंतिम, अंतिम को बोलेंगे अपन समापन और प्रारंभ को बोलेंगे ये प्रारंभ। ठीक है, प्रारंभ एंड की तरफ छोर होता है 5 एंड और समापन की ओर होता है 3 एंड। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, प्रारंभ करना है तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। और यहाँ पर आपको अंतर लिखना है। सबसे पहले mRNA है, उसके ऊपर AUG कोडोन प्रारंभ होता है। जहाँ पर mRNA के ऊपर प्रारंभ कोडोन है वहाँ पर राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आकर जुड़ जाती है। नीचे की तरफ mRNA के नीचे की तरफ राइबोसोम की स्मॉल यूनिट आके जुड़ जाती है। इस स्मॉल सभी यूनिट के ऊपर लार्ज सभी यूनिट आकर जुड़ती है। लेकिन जुड़ने से पहले उनको 3 फैक्टर की आवश्यकता होती है। कितने कारकों की आवश्यकता होती है, 3 कारकों की। प्रोकैरियोटिक में भी 3 कारकों की आवश्यकता होती है और यूकैरियोटिक में 3 कारकों की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में कारक क्या है, IF1 इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट, इनिशिएशन फैक्टर सेकंड और इनिशिएशन फैक्टर थर्ड। ये देखो यहाँ पर भी समान है, यूकैरियोटिक में क्या है, समान है। लेकिन जो इनिशिएशन फैक्टर हैं यूकैरियोटिक में उससे पहले आपको लगाना है ई का मतलब होता है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट हो गया, यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर सेकंड हो गया और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर थर्ड हो गया। कहने का मतलब ये तो हो गए प्रोकैरियोटिक के, हो गई ये हो गई यूकैरियोटिक के। फैक्टर दोनों में सेम है लेकिन यूकैरियोटिक में क्या लगाना है, ई लगाना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं, ये अंतर मोस्टली एक हो गया अंतर। उसके बाद अंतर है आपका प्रोकैरियोटिक में, अगर अपन को प्रोटीन बनाना है तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ था उसमें, अगर अपन को प्रोटीन बनाना है तो सबसे पहले अपन को चाहिए एमिनो एसिड, क्योंकि बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में अलग अलग एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है, दोनों में अलग अलग एमिनो एसिड की आवश्यकता होती है। ये मोस्टली अंतर है। सेकंड अंतर है आपका, फर्स्ट होता है कि प्रोकैरियोटिक में जो एमिनो एसिड होता है वो होता है मिथ्योनिन एमिनो एसिड, और मिथ्योनिन एमिनो एसिड होता है उससे ही क्या बनती है, प्रोटीन बनती है।
उसके बाद आता है यूकैरियोटिक में आता है यूकैरियोटिक में आता है मिथ्योनिन, जबकि प्रोकैरियोटिक में आता है देखो यूकैरियोटिक में आता है मिथाइल यानी मेथिन। मिथ्योनिन कहाँ गया ये? अब देखो यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें कौन सा एमिनो एसिड होता है? मिथ्योनिन। कौन सा एमिनो एसिड होता है? मिथ्योनिन। जबकि यूकैरियोटिक में होता है मिथ्योनिन, जबकि प्रोकैरियोटिक में होता है फॉर्मिल मिथ्योनिन। कौन सा होता है? फॉर्मिल मिथ्योनिन। तो ये दो अंतर आपको याद रखनी है। अगर प्रोकैरियोटिक में अपन को ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले 3 बातों का आपको ध्यान में रखना है। एक तो रखना है दोनों यूनिटों के बारे में। अगर प्रोकैरियोट ले रहे हैं तो 30 S आएगी और 50 S आएगी। उसके बाद दूसरी बात है, इसमें इनिशिएशन फैक्टर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में समान है। दोनों में क्या है? समान है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में होता है वो सिंपल होते हैं, इनिशिएशन फैक्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड, जबकि यूकैरियोटिक होता है तो उससे पहले अपन को वो फैक्टर तो सेम के सेम रहेंगे। आगे आपको नाम लगाना है, ये यूकैरियोटिक के हैं तो इसे आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद अगर यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन हो रहा है तो कौन सा एमिनो एसिड लिखना है अपन को? नाम मिथ्योनिन। अगर प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो रही है तो फॉर्मिल मिथ्योनिन लिखना है। अब सबसे पहले ये मान के चलते हैं प्रोकैरियोटिक का आ गया कि प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन को समझाइए, तो आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आ जाएगी आपकी 30 S यूनिट आ जाएगी प्रोकैरियोटिक की, यहाँ आ जाएगी 50 S। उसके बाद होता है कि प्रोकैरियोटिक में 3 फैक्टरों की आवश्यकता होती है, IF1, IF2, IF3। उसके लिए कौन सा एमिनो एसिड होता है? फॉर्मिल मिथ्योनिन। प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं तो फॉर्मिल मिथ्योनिन। इतनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद वो धीरे धीरे किस में चला जाएगा? दीर्घीकरण में। यानी किस में चला जाएगा? दीर्घीकरण में। और दीर्घीकरण में जाएगा तो इन साइडों के ऊपर क्या जुड़ेगा? एमिनो एसिड जुड़ेगा। इन साइटों के ऊपर, ये 2 साइट होती हैं, इनके ऊपर क्या जुड़ेगा? एमिनो एसिड जुड़ेगा। जैसे ही एमिनो एसिड जुड़ेगा तो पहले एक साइड पे जुड़ेगा, फिर दूसरी साइड पे जुड़ेगा, तो फिर वो किस में चला जाएगा? दीर्घीकरण में। दीर्घीकरण यहाँ तक आ जाएगा, फिर ये प्रोसेस यहाँ तक पहुँचेगी और एक टर्म में पहुँच जाएगी समापन पे। और समापन पे पहुँच जाएगी तो वहाँ से जो एमिनो एसिड अपने काम में लिए थे, इन साइडों में जो एमिनो एसिड आए थे उनसे क्या निर्माण हो जाएगा? प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो दीर्घीकरण और समापन अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।